संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा पार हो चुकी है। दरअसल अगर हम इस आबादी की बात करें तो इस आबादी के 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो। इस तरह के सोशल साइट्स पर जुड़े हुए हैं और लोग अपने जो भी अंदर टैलेंट होता है उस टैलेंट को रील के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब गांव हो, देहात हो, शहर हो, कोई भी हो, जो भी जरा सा भी एक्टिव है वो सोशल मीडिया पर अपनी बातें बताना शुरू कर देता है। दरअसल गुरुग्राम में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उसके पिता ने 5 गोलियां अपनी बेटी को मार देता है। 5 में से 3 गोलियां लग जाती हैं। उस लड़की की मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वो टेनिस खिलाड़ी थी। न केवल उसने प्रदेश में बल्कि देश से भी बाहर उसने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उसमें हिस्सा लेने के बाद उसने बहुत सारे मेडल अपने नाम किए। जब हमने उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पर उसका कोई अकाउंट हो, उसकी पुरानी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटे जाएं, देखा जाए कि आखिरकार उसकी हत्या के पीछे की क्या वजह रही होंगी, तो पता चलता है कि उसका सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट ही नहीं है। या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं भी वो दिखाई नहीं देती है। यह हाल तब है जब 1 साल पहले उस लड़की ने एक वीडियो एल्बम भी शूट किया था, यानी कि उसमें एक्टिंग की थी। एक्टिंग का भी उसको शौक था और मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं रील या फिर सोशल मीडिया भी उसकी कत्ल की पीछे की वजह थी। मगर आज की कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार टेनिस खिलाड़ी, जो कि देश के अच्छा खिलाड़ी में उसकी गिनती होती थी, उसका कत्ल क्यों होता है, उसके कत्ल के पीछे की क्या कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम की। गुरुग्राम में एक सेक्टर 57 है और 57 में ही एक जगह लगती है सुशांत लोक सेकंड। दरअसल यहाँ पर G156 मकान नंबर है और उस मकान की अगर हम पहली मंजिल की बात करें, इनकी फर्स्ट फ्लोर की बात करें, तो फर्स्ट फ्लोर पर दीपक यादव, जो उसकी पत्नी है मंजू यादव, उसका बेटा है धीरज यादव, बेटी है राधिका यादव, जो कि पहली मंजिल पर रहते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पर उनका छोटा भाई है, जो सगा छोटा भाई, नाम है उसका कुलदीप यादव, और उनकी पत्नी है सीमा यादव, उनकी बेटी है अनमोल यादव और एक बेटा है पीयूष यादव। ये फैमिली है जो नीचे रहती है और एक फैमिली है ऊपर रहती है। अब अचानक ही ये बात है 10 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक के बाद एक लगातार धमाके पर धमाके हो रहे थे और जैसे धमाके हो रहे थे, ये हो रहे थे पहली मंजिल पर। ग्राउंड फ्लोर पर कुलदीप यादव मौके पर मौजूद थे। कुलदीप यादव ने तत्काल प्रभाव से अपने बेटे पीयूष यादव से कहा कि ऊपर वाली मंजिल से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि रसोई में कुकर फट गया हो। तुरंत ही बाप और बेटे दोनों दौड़ते हुए सीधे घर पहुंचते हैं, यानी ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं तो जो उनका बड़ा भाई है दीपक यादव, वो आराम से बैठा हुआ है, बदहवास हालत में है, ना कुछ कहने की स्थिति में है। जो भाभी है मंजू यादव, वो भी अपनी ऐसी ही बदहवास हालत में है। और वो देखता क्या है कि उसकी नज़र ड्राइंग रूम पर पड़ती है। वहां पर एक जो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो वहीं पड़ी हुई है। अचानक ही उनकी नजर पहुंचती, वो आवाज भी लगाते हैं कि क्या हुआ, कैसे किस तरह के धमाके आ रहे थे। लेकिन रिवॉल्वर को देखते ही अंदाजा लग गया कि यहां पर इस घर के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी अनीति हुई है, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। जब ही नजर पहुंच जाती है रसोई में, किचन में, जो उनकी भतीजी है जिसका नाम है राधिका यादव। दरअसल राधिका यादव की लाश पड़ी हुई थी, वो भी खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद ये सुबह 10:30 बजे के आसपास की घटना थी। अब कुलदीप यादव करें तो क्या करें, समझ नहीं पा रहे थे। अपने भैया से कुछ पूछते हैं तो भैया शायद कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। भाभी से पूछते हैं तो भाभी भी कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद तत्काल प्रभाव से जो अपनी भतीजी होती है उसकी नब्ज को टटोला जाता है और नब्ज को टटोलने के बाद यहाँ से उस लड़की को लेके जाते हैं और ले जाने के बाद एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में उसे लेके जाते हैं। आखिरकार यह हॉस्पिटल सेक्टर 56 में लगता है। इसका नाम है एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल। वहां लेके जाते हैं, इलाज शुरू होता है। डॉक्टर उसे देखते कहते हैं कि इसे हम बचा नहीं सके, यानी कि आपने लाने में इसको देर कर दी। लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही उस लड़की का इलाज करने की शुरुआत की थी, तत्काल ही उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया था। अब नजदीकी पुलिस स्टेशन के बाद जो सूचना पहुंचती है वो ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी। और जैसे ही सूचना मिलती है तो एसएचओ विनोद कुमार अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं और आकर पूछते हैं। डॉक्टर बताता है कि इनको 3 गोलियां लगी हैं। एक गोली इनकी गर्दन में लगी है, 2 गोली इनकी पीठ में लगी हैं। अब इसके बारे में ये पूछने की पुलिस, क्योंकि पुलिस के लिए अब ये बड़ी बात थी, क्योंकि इस तरह से हत्या होना और जिस संबंधित थाना क्षेत्र में हत्या हुई है उसके लिए तो वाकई बड़ी बात थी। अब उन्होंने इस बात की पड़ताल करना शुरू किया। जब पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि राधिका यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास, जिसने ग्रेजुएट किया हुई थी और टेनिस की खिलाड़ी है, उसने 57 लगभग बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और 57 में से 18 ऐसी प्रतियोगिताएं थी जहां उसने गोल्ड मेडल जीता था। अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि AITA की अगर माने तो उसकी अंडर 18 में उसकी 75 भी रैंक थी और AITA महिला युगल में उसकी 53 भी रैंक थी। महिला एकल में उसकी 35 भी रैंक उसने हासिल की थी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF की रैंकिंग अगर देखी जाए तो उसकी 113 भी रैंक थी। 4 नवंबर 2024 को उसकी ये युगल में 113 भी रैंक थी, यानी कि वो खिलाड़ी बड़ी थी
अब उसके बारे में जब जैसे जैसे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे उसके बारे में नई नई जानकारी जुटनी शुरू हो जाती है। पता चलता है कि लगभग 3 महीने पहले वो टेनिस खेलते खेलते चोटिल हो जाती है, चोट कुछ ज्यादा लग जाती है और चोट ऐसी लगती है कि भविष्य में शायद जैसे पहले खेलती थी वैसा भविष्य में उतना अच्छा नहीं खेल पाएगी। इसलिए एक दिन उसने अपने पिता से बातचीत की कि पापा, मैं अब अच्छा तो नहीं खेल पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि अपना एक एकेडमी हो और यहाँ आसपास के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को मैं खुद ट्रेनिंग दूंगी। और जाहिर सी बात सोच के देखिएगा कि हमारे सिखाए हुए बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जब खेलेंगे तो हमारा कितना नाम होगा। उसके पिता ने ये बात सुनी, उसने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बताओ तुम्हारी एकेडमी में कितना रुपया खर्च हो सकता है। तब बेटी ने अपने पिता को बताया कि कुछ इतना पैसा खर्च होगा। अपनी बेटी के इस सपने को, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पिता ने थोड़े बहुत नहीं लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, एकेडमी बना दी थी। उसके बाद उस लड़की ने एकेडमी ज्वाइन की और उसमें जो बच्चे आने शुरू हो जाते हैं तो आसपास के इलाके के हर कोई अपने बच्चों को टेनिस का खिलाड़ी बनाने के लिए तत्पर हो जाता है। बच्चे आने लगते हैं और उसके बाद फिर यहाँ इस लड़की का नाम होने लगता है। अब इसके बारे में यही पता चलता है कि चाहे देश की प्रतियोगिता हो या विदेश की प्रतियोगिता हो, जो इस लड़की के पिता हैं राधिका यादव के दीपक यादव, उन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी के हर सपने को पूरा किया था, हर ख्वाब को पूरा किया था। अब यही सवाल था कि आखिरकार बाप ने गोली मारी है तो क्यों मारी है। जो लड़की का चाचा है कुलदीप यादव, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने क्या देखा। वो बताता है कि साहब मैं जैसे भक्के के ऊपर पहुंचा था तो पहली बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे क्या कुकर फट गया है, क्योंकि रसोई में खाने की बनने की आवाज आ रही थी कि कुकर से लगातार सीटी आ रही थी। लेकिन एक के बाद एक जब लगातार धमाके जैसी आवाज आती है, ऊपर जाते हैं, जाकर देखते हैं तो भतीजी रसोई में पड़ी हुई है क्योंकि वो खाना बना रही थी और इसी बीच में उनके भैया ने एक के बाद एक 5 गोलियां मारी। जैसे ही अब पुलिस यहां से सूचना प्राप्त करने के बाद सीधा मौके पर पहुंच जाती है, घर पहुंचती है। G156 में जब वहां पहुंचते जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर से होते हुए सीधा पहली मंजिल पर पहुंच जाते हैं और जाकर वहां देखते क्या है कि जैसा दीपक यादव बैठा हुआ था भैया के सामने, कुलदीप के सामने, सब सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास, 1:30 या 2 बजे के आसपास जब पुलिस पहुंचती है तब भी वहीं पर बैठा, उसी पोजीशन में एकदम शांत बैठा हुआ था। अब उसको पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद सीधा थाने लेके पहुंचती है और थाने ले जाने के बाद ये खबर अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो चुकी थी कि एक नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल खेलने वाली एक लड़की जो बहुत अच्छी रैंकिंग हासिल की हुई थी, राधिका यादव, उसी के पिता ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। अब मीडिया वाले भी जुट जाते हैं इस खबर के जानने में। आखिरकार जब दीपक यादव को हिरासत में लेकर सीधा थाने पहुंचते हैं, वहां जाकर पूछने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी बेटी की हत्या क्यों की है, इसके पीछे की वजह क्या है। वो बताता है कि साहब जहां वो रहता है सेक्टर 57 में थोड़े से फासले से एक वजीराबाद एक जगह लगती है, वहां पर हर रोज सुबह वो दूध लेने के लिए जाता है। जब दूध लेने के लिए जाता है तो वहां लोग उस पर छींटाकसी करते हैं, कहते हैं कि अब तो बेटी बहुत मोटे पैसे कमाने लगी है, अब तो तुम अपनी बेटी की कमाई खाते हो। बस ये बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। मैं अपनी बेटी से लगातार कह रहा था कि बेटा अब अपनी एकेडमी को बंद कर दूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब बेटी और बाप के बीच में इस तरह से कुछ तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, उसे रोकने के तमाम प्रयास भी किए जा रहे थे, लेकिन लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत की है टेनिस खेल के लिए, इसलिए मैं उसे तो नहीं छोड़ने वाली। ऐसा पिता बयान दे रहा है और इसी तरह की कुछ रिपोर्ट कुलदीप यादव ने दर्ज कराई थी। आखिरकार पिता से आगे पूछा जाता है तो तुमने उसे मारा क्यों। बोले साहब जब लोग रोज रोज ताने दिया करते थे, मैं बेटी को रोज रोज समझाया करता था, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं थी। और 10 जुलाई 2025 की सुबह भी कुछ इसी तरह के झगड़े की शुरुआत होती है। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानी। तो साल 2004 में जो उसका लाइसेंस से रिवॉल्वर बना हुआ था, उस लाइसेंस से, उस पिस्टल से उसने लगातार गोलियां चलाना शुरू किया है। तो 5 गोलियों में से 3 गोलियां बेटी को लग जाती हैं, एक गर्दन में, 2 उसकी पीठ में। अब वो खून से लथपथ हो जाती है। चाचा आते हैं, उठा के उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब इसके बाद फिर ये मामला फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो ही जाता है। इसके बारे में पता किया जाता है जो दीपक है, दीपक यादव, वो दरअसल बिल्डर है और उसकी कई अपने वो ऐसे फ्लैट बनाता है, उसे किराए पर देता है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी खासी इनकम है, लाखों रुपए वो महीने का कमाता है। और शायद यही सोचकर अपनी बेटी को मना कर रहा था कि तुम ऐसा कुछ मत करो। पुराने गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो इसका एक दीपक एक्सेसरीज कार के जो पार्ट्स मिलते हैं उसकी अपनी एक शॉप भी है, यानी कि कमाई के धंधे बढ़िया थे। जो इसका बेटा धीरज है वो भी यही काम करता है जो पिता करता है, इसलिए वो बेटी को इस बात को लेकर तैयार नहीं थे और इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन जब हमने कुछ जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि जो माँ है, माँ ने, मंजू यादव ने बयान ये दिया था कि वो मौके पर ही नहीं थी और बेटा भी मौके पर नहीं था। लेकिन जब चाचा बयान देता है तो वो कहता है कि माँ मौके पर ही थी, यानी कि माँ का बयान और चाचा के बयान में एकदम विरोधाभासी है, यानी कि माँ भी कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस ने जानने की कोशिश की तो पुलिस को भी उसने यही कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसे कोच की जो इस लड़की को साल 2021 में कोचिंग दी थी या उससे पहले भी उसने कोचिंग दी थी, तो उसकी कुछ चैट हैं जो बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी। राधिका यादव ने अपने ही कोच से कहा था कि मैं अब इस घर से दूर जाना चाहती हूं, मुझे चाइना जाना है, लेकिन चाइना अगर मैं चली गई तो वहां पर खाने पीने की बड़ी अजीब सी चीज मिलती है, इसलिए मुझे चाइना पसंद है, लेकिन चाइना मुझे खाने के मामले में बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूं कि क्यों ना मैं दुबई चली जाऊं, दुबई शायद ठीक रहेगा।
इस तरह की चैट है और चैट जब वायरल हो जाती है, अब वो चैट वाकई राधिका की है नहीं है तो पुलिस की बात जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि कोच से 2-3 दिन पुरानी चैट थी जो वायरल हो जाती है, यानी कि लड़की पर कुछ बंदिशें ज्यादा लग रही थी और लड़की इस बंदिशों से पूरी तरह से आजाद होना चाहती थी, यहां से निकलना चाहती थी। सोशल मीडिया पर जब हमने ये जानने की कोशिश की कि इस लड़की के कोई अकाउंट हो, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, तो ऐसा लगा जैसे थे तो सही लेकिन उनको वक्त से पहले ही डिलीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ताकि इसके बारे में कुछ जानकारी मिल ना सके। क्योंकि जब हत्या होती है 10:30 बजे के आसपास गोलियां चलती हैं और पुलिस के पास सूचना पहुंचती है 1:30 बजे के आसपास। इन 3 घंटों में हुआ क्या था? क्या घर से ही उस लड़की को देर से लेके गए थे या कुछ और वजह थी, या फिर घर वालों ने डॉक्टरों को ये समझा दिया था कि आप पुलिस को फोन मत करना, या पुलिस ने किस सवालों से के भविष्य में घिर ना जाए, हो सकता है देर से ही हॉस्पिटल ने इस तरह के फोन किया हो कि हाँ जी हाँ, यहाँ पर एक गोली लगी हुई एक लड़की आई है। तो हो सकता है कि कुछ इसमें 3 घंटे में आखिरकार हुआ क्या था? क्या डॉक्टरों की लापरवाही से सूचना देर से पहुंची थी, या परिवार के लोगों ने ही थोड़ा इलाज कराने की वजह से थोड़ा टाइम लगा दिया था? साथ ही 1 साल पहले एक वीडियो एल्बम बनाया गया था और उस वीडियो एल्बम में इस लड़की ने एक्ट किया था और इनामुल हक के साथ, जो एक्टर होता है, और उसमें जो उनके साथ जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ लगातार वायरल हो रहे हैं। और ये बताया जाता है कि इनामुल हक के साथ जो वीडियो है, दरअसल उसके पिता उस वीडियो को हटवाना चाहते थे और इसी बात से इनमें बाप और बेटी में नाराजगी रहती थी। लेकिन वो 1 साल से भी ज्यादा हो गया था, वो वीडियो हट नहीं रहा था, शायद इसीलिए भी पिता को गुस्सा हो, रील की वजह भी। लेकिन जब इसके बारे में मीडिया ने ही बातचीत करने की कोशिश की इनामुल हक से, तो उससे तो बात नहीं हो पाती है। उसकी मैनेजर कल्पना होती है, कल्पना से जब बातचीत की जाती है तो उसने कहा कि इनामुल हक का इस राधिका यादव से कोई भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, बल्कि डायरेक्टर ने 2 अलग अलग लोगों को चुना था और उनसे एक्ट कराया था, एक्टिंग कराई थी, अपने अपने एक्टिंग की और चले गए। उसका वीडियो फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया था। उसी को वो तोड़ मरोड़ के कुछ मीडिया कर्मी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। इनामुल हक ने और उसकी मैनेजर ने इस पूरे घटनाक्रम से दूर दूर तक संबंध ना होने की बात कही। हालांकि पुलिस भी ऐसी ही कोई बात करती है। लेकिन जब अगर हम बात करें पिता की, उस एकेडमी को बंद कराने की लगातार कोशिश कर रहा था और जैसे ही उसको ताने दिए जाते थे, यदि ये बात सच है तो पिता ने 2.5 करोड़ रुपए क्यों दिए थे अपनी बेटी को? पिता जब ये जानता था कि बेटी अगर अच्छा खेलेगी तो उसके बाद फिर बहुत सारे जो विज्ञापन आते हैं जब खिलाड़ियों के, तो उससे करोड़ों रुपए इनकी इनकम होती है। क्या बेटी तो फिर भी पैसे कमाती? इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल जरूर नजर आता है। अभी हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या वाकई पिता अपनी बेटी की कमाई की बात को लेकर जो पब्लिक उसे ताने दिया करती थी, उन्हीं तानों से परेशान था, या फिर कहीं कुछ और एंगल है जिसको छुपाया जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया से उसके अकाउंट को शायद डिलीट कर दिया गया है। ये वजह है या कुछ और है? पुलिस अपनी इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने 11 जुलाई 2025 को मीडिया में आकर अपनी बातचीत रखी थी, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद पुलिस इस पूरी तरह से इत्मीनान है, उसको ऐसा लग रहा है जो पिता ने बयान दिए हैं वही सही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। हालांकि जब मीडिया ने कुछ ज्यादा ही दबाव लगाना शुरू किया, तब पुलिस कहती है कि हम हर एंगल पर जांच करेंगे। क्या वाकई हर एंगल पर जांच होने के बाद इस टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। क्योंकि जब उसकी कोई पैरवी ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कोर्ट कितना लचीला होता है, कानून कितना लचीला होता है, उस बेटी को शायद इंसाफ नहीं मिल पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और हो सकता है ऐसे न जाने हैं, ऐसे सैकड़ों लाखों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जब घर परिवार में मसले होते हैं तो कोई पैरवी नहीं करता है, और जब केसों की पैरवी नहीं होती है तो वो केस डंप हो जाते हैं, बेकार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।